जय हिंद दोस्तों। आज आपके बीच महात्मा गांधी के जीवन के बारे में जानेंगे कि उन्होंने अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक भारत में कौन कौन सी सत्याग्रह किए, आंदोलन किए और उनके जीवन की क्या क्या कहानियाँ रहीं। कई सारी ऐसी कहानियाँ हैं जिनको जानना हमारे लिए ज़रूरी है। महात्मा गांधी एक महान राजनीतिज्ञ से लेकर महान व्यक्तित्व के भी व्यक्ति थे, जो कि अपना पूरा जीवन अपने देश को समर्पित कर दिए, इसको आज़ाद कराने के लिए। तो गांधी जी के प्रारंभिक जीवन से शुरू करते हैं। तो महात्मा गांधी जी का जो पूरा नाम था वो मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका प्रारंभिक जीवन आपके गुजरात के कटिया पोरबंदर से शुरू हुआ। गुजरात के पोरबंदर से इनकी राजनीति प्रारंभिक जीवन शुरू हुआ। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ। इसी वजह से 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाया जाता है। गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। वो एक पोरबंदर के दीवान थे। इनकी माता पुतलीबाई थी, जो एक धार्मिक महिला थी, और उन्हीं के प्रभाव के कारण गांधी जी अहिंसा, शाकाहार और सहिष्णुता के मूल्यों पर चलते थे। गांधी जी का जो परिवार था वो हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय से संबंधित था। गांधी जी का जो परिवार था वो कैसे संबंधित था? तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित था। इनका विवाह बाल विवाह के चलते 13 वर्ष की आयु में हो गया था, और ऐसा माना जाता है कि कस्तूरबा गांधी जो उनकी पत्नी थी उनका उम्र 5 वर्ष था। तो जिन्हें कस्तूरबा गांधी को बाद में बा भी कहा जाता था। इनके 4 बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में संपन्न हुई। 1888 में वह कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए लंदन चले गए। लंदन से बैरिस्टर बनकर वो भारत लौटे और मुंबई में वकालत शुरू कर दी। ये सब चल ही रहा था, तब तक उनको एक ऑफ़र मिला दक्षिण अफ्रीका जाने का। ये सब चल ही रहा था तो उनको एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहीं के आपके गुजरात के ही एक व्यापारी थे। गुजरात के ही एक व्यापारी थे जिनके केस को लड़ने के लिए ये दक्षिण अफ्रीका गए। गांधी जी कब गए? 1893 में गए, और उन व्यापारी का नाम था अब्दुल्ला झावेरी। अब्दुल्ला झावेरी की ही केस के सिलसिले में गांधी जी को जाना पड़ा अफ्रीका। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका जाने के पीछे भी एक कहानी है। उस कहानी के जो कैरेक्टर हैं, दादा अब्दुल्ला झावेरी एक व्यापारी थे गुजरात के एक व्यापारी थे, दादा अब्दुल्ला झावेरी। उन्हीं के मुकदमे के सिलसिले में गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा था। उन्हीं के मुकदमे के सिलसिले में गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा था। वो समय क्या था? तो समय था 1893 का। समय क्या था? 1893 का समय था, जब एक भारतीय फर्म के कानूनी सलाहकार के रूप में वह दक्षिण अफ्रीका चले गए। वही आपके व्यापारी जो अभी बताया, गुजरात के व्यापारी थे। यह यात्रा उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जहां उन्हें नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा जगह है, वहाँ पे भी अंग्रेज़ों का शासन था, और अंग्रेज़ वहाँ के जो लोग थे उनसे भेदभाव करते थे, और भारत के लोगों को भी वो ले गए थे वहाँ पे कार्य कराने के लिए, वहाँ से मजदूरी कराते थे। चूँकि भारतीय और जो दक्षिण अफ्रीका लोग थे उनके जो बॉडी की कलर थी वो डार्क थी अंग्रेज़ों के तुलना में। तो डार्क होने के कारण वो भेदभाव करते थे उनसे कि आप हमसे नीचे हैं, आप हमारी बराबरी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि ट्रेनों में भी बोगियाँ बांटी हुई थी कि किन डिब्बों में, बोगियों में अफ्रीका वाले लोग बैठेंगे, भारतीय लोग बैठेंगे, और इन बोगियों में जो है वो आपके विदेशी बैठेंगे, यानी कि ब्रिटिश बैठेंगे। एक बार ऐसे एक प्रिटोरियस नाम का एक स्टेशन था जहाँ पे ट्रेन घटना हुई गांधी जी के साथ। गांधी जी ने ऐसा अनुभव किया कि वो अपना जो हाई क्लास की जो बुक टिकट थी उन्होंने ख़रीदा और वो बैठ गए उस ट्रेन में। अंग्रेज़ों को पता चला कि ये भारतीय हैं या दक्षिण अफ्रीका के संबंध में आए हैं। उन्होंने उस ट्रेन से ज़बरदस्ती गांधी जी को उतार दिया। वो पहली ऐसी घटना थी
जिसके बाद गांधी जी के मन में ब्रिटिशों के विरुद्ध विद्रोह उत्पन्न होने लगा और वे उनके विरुद्ध बड़ा सत्याग्रह करने के लिए आतुर होने लगे। जब इन सब भेदभावों का अनुभव उन्हें हुआ तो उन्होंने सत्याग्रह के अपने सिद्धांत को विकसित करने और एक कार्यकर्ता बनने की प्रेरणा दी। दक्षिण अफ्रीका में लगभग 20 साल बिताने के बाद उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी निर्णायक भूमिका निभाने के लिए भारत वापसी की। भारत वापसी के निर्णय में दक्षिण अफ्रीका में अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद गांधी जी ने महसूस किया कि अब उनकी मातृभूमि भारत को उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि भारत भी ब्रिटिश नीति और ब्रिटिश के जो भेदभाव की नीति थी, पहले तो धर्म की नीति अपनाए कि बांटो और राज करो, मुस्लिम और हिंदू को अलग करो, तो ये थी। उसके बाद वो जातिगत भेदभाव पे भी आ चुके थे। तो ये सब जानने के बाद गांधी जी ने महसूस किया कि अब उनकी ज़रूरत अब उनकी मातृभूमि को है। अतः वह एक राष्ट्रीय नायक बन चुके थे और उनकी संघर्ष की शैली जो थी अहिंसा, उसको पूरी दुनिया ने देखा था। तो पूरी दुनिया में अब दक्षिण अफ्रीका के आंदोलन के बाद गांधी जी फेमस हो चुके थे। उस समय उनके राजनीतिक गुरु जो थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी के भारत आने से पहले बोला था कि आप भारत जाइए और 1 साल तक आप भ्रमण करेंगे, 1 साल तक आप भ्रमण करेंगे वहाँ पे और बस देखेंगे वहाँ की परिस्थितियों को कि भारत में चल क्या रहा है, कैसी नीतियाँ चला रहे हैं, क्या राजनीति हो रही है। क्योंकि कांग्रेस की भी स्थापना हो चुकी थी उस समय तक, कांग्रेस का भी कम से कम आपका 25 से 30 साल हो चुका था। गांधी जी जब वापस आए थे भारत में 1915 में, और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी तो आपके 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले की बात मान के गांधी जी ऐसे ही यात्रा करने लगे। अब गांधी जी की आगमन के बारे में देखेंगे कि भारत में आगमन उनका कब हुआ। तो 9 जनवरी 1915 को 45 वर्ष की आयु में मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत वापस लौटे। अब सोचिए वो गए कब थे 1893 में और लौटे कब 1915 में, मतलब टोटल 15 साल इधर और 7 साल उधर, लगभग आपके 22 साल बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। वह बम्बई यानी कि अब जो मुंबई है उसके अपोलो बंदरगाह पे उतरे। किस बंदरगाह पे? अपोलो बंदरगाह पे उतरे। चूंकि वो दक्षिण अफ्रीका में अपनी सफलताओं के कारण पहले ही काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे, इसलिए भारत में उनका शानदार स्वागत किया गया। इस दिन को गांधी जी के सम्मान में भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज भी 9 जनवरी को, कब 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी मतलब वे भारतीय लोग जो विदेशों में जाके रह रहे हैं, विदेश में पैसे कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जिस भी कारण से रह रहे हों, वे प्रवासी कहे जाते हैं। अब गांधी जी भारत आ चुके थे। उनको उनके जो राजनीतिक सलाहकार थे, यानी कि जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, उन्होंने उनको सलाह दे चुके थे वे कि आप 1 वर्ष तक कोई भी राजनीतिक कार्य या सत्याग्रह नहीं करेंगे। तो भारत लौटने के बाद गांधी जी ने तुरंत कोई बड़ा आंदोलन शुरू नहीं किया। गांधी जी ने कोई बड़ा आंदोलन शुरू नहीं किया। उन्होंने गोखले की सलाह पर 1 वर्ष का मौन भ्रमण किया। सबसे पहले उन्होंने गांधी जी इस तरीके से भारत की गरीबी, किसानों की समस्या, आम लोगों के जीवन को करीब से जानना चाहते थे। साबरमती आश्रम की स्थापना की उन्होंने, जो कि अहमदाबाद के पास है। साबरमती आश्रम की स्थापना उनके सहयोगियों के लिए एक आध्यात्मिक और सामाजिक कार्य का केंद्र बना। इन प्रारंभिक वर्षों में उन्होंने भारत की राजनीतिक और सामाजिक नब्ज को समझा, जिसके बाद उन्हें अगले कुछ वर्षों में चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल मजदूर जैसे आंदोलन शुरू किए और राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरकर सामने आए। चंपारण सत्याग्रह के पीछे भी एक कहानी है। 1916 के अधिवेशन में
आपके एक बिहार के ही नेता थे राजकुमार शुक्ल जी। बिहार के ही एक किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल। वे गांधी जी से मिले और चंपारण के बारे में बताए कि चंपारण के जो नील बागान के जो मालिक हैं वो वहाँ के किसानों को प्रताड़ित कर रहे हैं। प्रताड़ित किस रूप में कर रहे हैं कि 3 कट्ठिया प्रथा वहाँ पे चल रहा है। 3 कट्ठिया प्रथा क्या होता है कि अगर आपका 20 कट्ठा ज़मीन है तो उसमें से 3 कट्ठा आप पे नील की किसानी करेंगे, नील की खेती करेंगे, ऐसा नियम बना चुके थे। तो चंपारण सत्याग्रह में मतलब इस तरीके से किसानों को परेशानी होती थी, चूँकि 1917 के आसपास नील की अब उतनी डिमांड नहीं रह चुकी थी, जो कि एक सस्ता होता था, और जो 3 कट्ठे की जो खेती होती थी उसके बदले किसानों को कुछ मिलता भी नहीं था और उनकी ज़मीन भी खराब होती थी। अब इस वजह से किसान परेशान थे कि उनके 3 कट्ठा की ज़मीन ऐसे ही जा रही है। इसके परिप्रेक्ष्य में राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी से मिले और उन्होंने इस घटना को बताया, तो गांधी जी चंपारण जाने के लिए तैयार हो गए और सबसे उनके भारत की पहली जो सत्याग्रह है वो चंपारण में शुरू हुई। वे चंपारण गए, वहाँ के जो किसान नेता हैं उन लोगों से मिले, जिसमें राजेंद्र प्रसाद वगैरह भी थे, और ये सत्याग्रह शुरू हुआ। तो यह 3 कट्ठिया प्रथा के वजह से हुआ था। फिर गांधी जी ने वहाँ पे सत्याग्रह किया और उनकी सत्याग्रह के फलस्वरूप ये हुआ कि वो वहाँ एक कमेटी बनी, ब्रिटिश सरकार ने एक कमेटी बनाई और इस प्रथा को समाप्त करने का काम किया। गांधी जी के साथ बहुत सारी घटनाएं भी हुई। पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके उनको रखा गया, फिर उनकी फिर जमानत हुई। राजेंद्र प्रसाद वगैरह भी थे वहाँ पे, उन्होंने इनका सपोर्ट किया उसमें। फिर गिरफ्तारी के बाद इनको मारने की भी कोशिश की गई। एक आपके बत्तख मियाँ थे, बत्तख मियाँ वहाँ के एक अंग्रेज अधिकारी के वो खाना बनाते थे, मतलब आपके रसोइया थे। तो उनसे ऐसा कहा गया था कि आप दूध में जहर मिला के गांधी जी को पिला दीजिए, पर बत्तख मियाँ ने अपने देश के प्रति और गांधी जी के प्रति अपनी ईमानदारी दिखाई और उन्होंने गांधी जी को पहले ही बता दिया कि मैं आपको जहर मिला के दूंगा। इस प्रकार गांधी जी की जान बच गई। वहाँ से वापस आने के बाद गांधी जी ने एक अगला सत्याग्रह किया, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह भी किसानों से भी संबंधित है। इसमें यह हुआ कि फसल की बर्बादी हो गई। अब फसल की बर्बादी और सूखे अकाल के कारण किसान राजस्व नहीं भर पा रहे थे। चूंकि ऐसा नियम उस टाइम ब्रिटिश ने बना दिया था कि यदि सूखा और अकाल पड़ेगा तो मतलब किसानों को राजस्व भरना जरूरी नहीं है। इसके बावजूद भी किसानों से राजस्व वसूलने का काम कर रही थी। अब इसके लिए विरोध शुरू हुआ तो सरकार ने इनकार कर दिया कि अब खेड़ा में फसल की पैदावार 1/4 से कम थी। अब ये सब घटनाओं के बाद गांधी जी को पता चला। गांधी जी ने अधिकारियों से माफ़ करने के लिए बात की। बात नहीं माने तो ये आंदोलन पर उतारा और आंदोलन हुई। फिर आंदोलन के बाद ये घटनाएं समाप्त हुई और इनकी जो राजस्व थी किसानों की वो माफ़ कर दी गई। इसके बाद अगला सत्याग्रह जो था अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह ये भी 1918 में ही हुआ। इसमें गांधी जी की भूमिका अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह मार्च 1918 में हुआ, जो चंपारण के बाद गांधी जी का भारत में दूसरा प्रमुख संघर्ष था। मतलब अगर चंपारण के बाद देखा जाए तो दूसरा प्रमुख सत्याग्रह कौन सा था? अहमदाबाद। इसके बाद तीसरा कौन सा हुआ? आपका खेड़ा हुआ। ठीक है, यह एक औद्योगिक विवाद था जिसमें गांधी जी ने मजदूरों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। इसमें पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया। पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया। आंदोलन के कारण वेतन वृद्धि की मांग बढ़ी। प्रथम विश्व युद्ध के कारण बढ़ी हुई महंगाई और प्लेग बोनस की समाप्ति के बाद मिल मजदूरों ने 50% वेतन वृद्धि की मांग की। मिल मालिकों का विरोध। मिल मालिकों केवल 20% वेतन वृद्धि देने को तैयार थे, जिसमें मजदूर असंतुष्ट थे। इन सब के बाद गांधी जी ने अपनी बात मनवाई और गांधी जी और मजदूरों के बीच में बातचीत हुई। फिर मिल मालिकों के बीच में बातचीत हुई और बात 35% पे आके फिक्स हुई। फिर इस तरीके से ये सत्याग्रह भी सफल हुआ। इसके बाद अंग्रेज़ों ने एक नियम लाया था
कि बिना कानून बिना वकील के आपको गिरफ्तार किया जा सकता है और आपको जेल भेजा जा सकता है, जिसको रॉलेट एक्ट बोला गया, जो कि आपके 1919 में आया था। अब इसके विरुद्ध भी सत्याग्रह शुरू हुआ, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह मार्च 1919 में। फिर इसके बाद इसी सत्याग्रह के रिलेटेड आपका सत्याग्रह चल रहा था, जिसमें आपके तेजपाल और किचलू को, जो कि पंजाब के रहने वाले थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके गिरफ्तारी के विरुद्ध में ही, मतलब उनके गिरफ्तारी के कारण ही एक जलियांवाला बाग नाम का जगह था, जहाँ पे 13 अप्रैल को एक सम्मेलन रखा गया, जिसमें सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए और वे अपनी अपनी श्रद्धांजलि और अपनी बात रखेंगे जलियांवाला बाग में। वहाँ के जो जनरल था डायर, उसको पता चला, वो गया और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा जलियांवाला बाग में, और सैकड़ों हजारों लोग वहाँ पे मारे गए इस आंदोलन में। ये घटना कब हुई? तो 13 अप्रैल 1919 को हुई। ये घटना हुई, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तब तक प्रथम विश्व युद्ध के कारण टर्की का जो खलीफा था, उस टाइम खलीफा का वो खिलाफत चलता था, ठीक है। टर्की में जो मुस्लिम समुदाय थे, वे टर्की के जो खलीफा थे उनको अपना शीर्ष हेड मानते थे, मतलब उनके एक तरीके के वो पूजनीय थे, जिसके कारण अब तो चूंकि प्रथम विश्व युद्ध में टर्की आपके ब्रिटेन के विरुद्ध में था, और टर्की विरुद्ध में था, तो अब ब्रिटिश ने क्या किया कि खलीफा का पद समाप्त कर दिया और वहाँ पे बंटवारा कर दिया टर्की का। अब इससे जो मुस्लिम समुदाय था भारत में, उन्हें ठेस पहुंची और वे ब्रिटिश के विरुद्ध आंदोलन कर दिए, जिसको खिलाफत आंदोलन का नाम दिया गया। इसमें भी गांधी जी ने उनका सहयोग किया। गांधी जी ने इसलिए सहयोग किया खिलाफत आंदोलन में मुस्लिम समुदाय का, क्योंकि उस समय तक बांटो और राज करो नीति के कारण हिंदू और मुस्लिम एक अलग दिशाओं में जा रहे थे। मुस्लिम अपनी अलग राजनीति कर रही थी, हिंदू अपना अलग राजनीति कर रहा था। अब इस वजह से इन दोनों में एकता नहीं हो पा रही थी। गांधी जी को ये अवसर दिखा कि खिलाफत आंदोलन में अगर मैं सहयोग करूं इनका, तो ये एक साथ आ जाएंगे राजनीति में, फिर हम ब्रिटिश के विरुद्ध युद्ध जो मतलब विद्रोह करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, उसमें हम मजबूत हो जाएंगे। अब इन सब में साथ देने के कारण ये सब क्या थी, आपका पृष्ठभूमि था, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, ये सब जो हुआ ये एक पृष्ठभूमि थी। इससे जो निकलने वाला था वो था नया बड़ा आंदोलन, वो था आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि थी ये छोटे मोटे आंदोलन। छोटे मोटे आंदोलन कहने का मतलब कि जो खिलाफत था, रॉलेट एक्ट था, जलियांवाला बाग हत्याकांड था, ये सब क्या थे, आपका पृष्ठभूमि थे असहयोग आंदोलन के लिए। तो 1 अगस्त 1920 को कलकत्ता के अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया कि अब असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसमें क्या था कि बहिष्कार कार्यक्रम किया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा, असहयोग किया जाएगा ब्रिटिश का। कौन असहयोग करेगा? भारतीय लोग करेंगे। किसका असहयोग करेंगे? ब्रिटिश का असहयोग करेंगे, मतलब कि हम आपका सहयोग नहीं करेंगे किसी भी काम में। जैसे वकालत कर रहे थे कुछ लोग प्रोफेसर थे, टीचर थे, पढ़ा रहे थे ब्रिटिश स्कूलों में, ब्रिटिश के लिए काम करते थे, उनके अधिकारी थे, कर्मचारी थे। तो अब ये निर्णय लिया गया कि अब हम पूरी तरीके से ब्रिटिश का विरोध करेंगे। इसके लिए क्या किया गया? यह ब्रिटिश संस्थानों के साथ सहयोग न करने पर केंद्रित था। उपाधियों का त्याग करना था। इसमें भारत सरकार द्वारा दी गई जो उपाधियाँ थी, जैसे कैसर-ए-हिंद, जैसे कि आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, उनको भी उपाधि मिली थी। आपके महात्मा गांधी जी थे, इनको भी उपाधि मिली थी। इन्होंने अपनी उपाधियां लौटा दी। सरकारी संस्थानों का बहिष्कार किया गया। छात्रों, शिक्षकों, वकीलों और न्यायाधीशों ने सरकारी स्कूल, कॉलेज, न्यायालय और विधानसभाओं का बहिष्कार किया। विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार हुआ। विदेशी कपड़े जो ब्रिटेन से आते थे उनकी होलिका जलाई गई, और अब ये निर्णय लिया गया कि अब सिर्फ भारतीय कपड़े पहना जाएगा, जिससे चरखा से बनते हैं, जो सूती वस्त्र बनते हैं, जो खादी वस्त्र बनते हैं, वे भारतीय यूज करेंगे। चुनाव का भी बहिष्कार हुआ। भारतीयों ने 1920 के विधान परिषद चुनाव में भाग लेने से इनकार किया। फिर रचनात्मक कार्यक्रम का भी
उद्घाटन हुआ। इसका उद्देश्य देश में आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देना था, स्वदेशी को अपनाना था, खादी और हाथ से बुने कपड़ों का प्रयोग करना था। राष्ट्रीय शिक्षा को भी महत्व दिया जाने लगा भारत में। अब अभी तक क्या था कि राष्ट्रीय शिक्षा पे उतना जोर नहीं था, ब्रिटिश स्कूलों में ही जिसको पढ़ाई करना था करते थे, जो कि इंग्लिश मीडियम में था और बहुत ही महंगा भी था और सबको उसमें एडमिशन भी नहीं मिलता था। तो इसके लिए काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्माइलिया, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ जैसे कई सारी विद्यापीठों की स्थापना की गई इस आंदोलन के तहत। अस्पृश्यता की उन्मूलन की भी बात की गई, जो समाज में छुआछूत थी उसको समाप्त करने पे भी जोर दिया गया। चरखे का भी प्रचार किया गया। चरखा जो कि आपके स्वदेशी और स्वतंत्रता का प्रतीक बन चुका था उस समय तक, उसको भी अब राष्ट्रीय स्तर पे लाया गया चरखे को, कि लोग चरखे का प्रयोग करें, सूत काते, वस्त्र बनाएं और स्वदेशी रूप से बनाए गए वस्त्रों का प्रयोग करें। एक तिलक स्वराज कोष का भी स्थापना की गई, जिसमें आंदोलन को वित्त पोषित करने के लिए सबसे चंदा स्वरूप रुपए मांगने की कार्य किया गया, जिससे कि कम से कम 1 करोड़ रुपए से भी अधिक धन उसमें जमा हो गया। अब ये आंदोलन चल ही रहा था, तब तक आपके चौरा चौरी कांड हो गया। चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ? तो आपके यूपी के वर्तमान जो गोरखपुर जिला है, यूपी के जो वर्तमान गोरखपुर जिला है, वहाँ पे एक घटना हुई। इस घटना में ये हुआ कि एक हिंसक भीड़ था, उस भीड़ ने पुलिस चौकी को ही जला डाला। पूरा पुलिस चौकी को जला डाला। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वे आंदोलन कर रहे थे। अभी आपको बताया है कि उस समय असहयोग का चल रहा था कि ब्रिटिश कपड़ों को जलाना है, उनके स्कूलों में नहीं पढ़ना है, वकालत में भी नहीं जाना है। तो इन सबों के कारण वहाँ के जो पुलिस थी वो भड़क उठी और उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया सत्याग्रहियों के ऊपर, और जिसके कारण सत्याग्रही क्या हुए, हिंसक भीड़ में बदल गए और उन्होंने पुलिस स्टेशन को ही जला डाला, जिसमें 22+ कर्मियों की मौत हो गई। अब इस कारण गांधी जी का मत था कि हम अहिंसक रूप से ये सत्याग्रह करेंगे। चूँकि इसमें हिंसा इन्वॉल्व हो गया, अब हिंसा इन्वॉल्व हो गया तो गांधी जी को लगा कि अब ये ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगा सत्याग्रह। तो 12 फरवरी 1922 को आंदोलन को ये वापस ले लिए। चूँकि इस आंदोलन से बहुत ज़्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ा, पर हाँ उन्होंने एक बिगुल फूंक दिया राष्ट्रीय आंदोलन में कि अब हम वापस आ चुके हैं, भारत अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ सकता है। अभी तक स्वतंत्रता जो था वो एक मध्यम पड़ चुका था, कांग्रेस का बहुत ज़्यादा रोल नहीं था। कांग्रेस एक मतलब प्रतिवेदन की राजनीति करती थी कि वे मतलब अंग्रेजों को सिर्फ अपनी समस्याओं को बताते थे, अंग्रेज सुन लिए तो ठीक, वरना आप अपना शांतिपूर्वक सत्याग्रह करिए। गांधी जी के आने से देश में एक नई चेतना जागृत हुई। उस नई चेतना के कारण लोगों में विश्वास उठा कि अब हम स्वतंत्रता पा सकते हैं। इस तरीके से ये आंदोलन बहुत ज़्यादा सफल तो नहीं हुआ स्वतंत्रता के मद्देनज़र, क्योंकि ये आंदोलन स्वतंत्रता के लिए चलाया गया था, अपने कुछ अधिकारों के लिए चलाया गया था, तो उसके लिए तो उतना सफल नहीं हुआ, पर इस सेंस में ज़रूर सफल हुआ कि लोगों में राजनीतिक चेतना जो थी वो जागृत हो चुकी थी। अगला जो था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए अब जो असहयोग आंदोलन हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, इसके बीच में गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम किया। गांधी जी का ये नियम था कि वे सत्याग्रह करेंगे, फिर रचनात्मक कार्यक्रम करेंगे कुछ समय तक, फिर सत्याग्रह करेंगे, फिर रचनात्मक कार्यक्रम करेंगे कुछ समय तक, लोगों को जोड़ेंगे, फिर सत्याग्रह करेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की कुछ पृष्ठभूमि जान लेते हैं। तो इस आंदोलन को शुरू करने से पहले उस समय के जो आपके क्या कहते हैं, भारत के वो थे, क्या कहते हैं, आपके वायसराय जो थे, इरविन जी, भारत के वायसराय जो थे आपके इरविन थे। तो इरविन से पहले गांधी जी मिलने गए और अपनी कुछ मांगे रखी कि अगर आप इनको पूरा नहीं करते हैं, जो बेसिक मांगे थी भारत की, अगर आप इसको पूरा नहीं करते हैं तो मैं एक बहुत बड़े सत्याग्रह की तरफ बढ़ूंगा।
बहुत बड़े सत्याग्रह के रूप में बढ़ूंगा। इरविन ने मना कर दिया कि गांधी जी मतलब आंदोलन किए थे उससे क्या हो गया। उसको नहीं पता था कि गांधी जी बीच में रचनात्मक कार्यक्रम किए हैं जो भी 6-7 साल, तो भारत के जो मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास है उससे जाके जुड़े हैं, और उससे जुड़े हैं तो वो एक अपना बहुत बड़ा एक अपना जनता का समर्थन प्राप्त कर चुके थे। उसको इस बात का पता नहीं था और उसने मना कर दिया गांधी जी की बातों को मानने के लिए। गांधी जी की बातों को मना कर दिया तो गांधी जी ने अब सविनय अवज्ञा आंदोलन का बिगुल फूंक दिया और उन्होंने आंदोलन को प्रारंभ किया। आंदोलन का प्रारंभ आपके दांडी मार्च से हुआ, नमक सत्याग्रह से। गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत नमक बनाने से, चूंकि उस समय जो नमक था, नमक पे भी टैक्स लगता था। ब्रिटिश जो नमक पे टैक्स लगाती थी और दूसरी बात कि नमक बनाने भी नहीं देती थी, मतलब कोई भारतीय नमक नहीं बना सकता था और नमक पे भी टैक्स देना पड़ता था इनको। अब इसके लिए गांधी जी ने एक सत्याग्रह शुरू किया। तो गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए आंदोलन की शुरुआत की, क्योंकि नमक हर भारतीय की जीवन की मूलभूत आवश्यकता थी और इस पर कर लगाना अत्यंत अन्यायपूर्ण था। यात्रा गांधी जी ने अपने 78 चुने हुए सहभागियों के साथ शुरू किया, जो कि साबरमती आश्रम अहमदाबाद से शुरू हुआ, गुजरात के एक तटीय गांव दांडी तक। ये इसके बीच में टोटल 240 मील की दूरी थी, जो कि इन्होंने पैदल ही उसको संपन्न किया। कानून जो तोड़ा गया वो 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा गया। कब तोड़ा गया? 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे, समुद्र के किनारे मुट्ठी भर नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा और इस तरीके से इस आंदोलन को तोड़ा शुरू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या है? सविनय मतलब कि बहुत विनय के साथ, सविनय यानी कि विनय के साथ हम आपकी अवज्ञा करेंगे। अवज्ञा यानी आपकी अवहेलना करेंगे, आपकी बातों को नहीं मानेंगे, आपके कानून को नहीं मानेंगे, आप जो टैक्स लगाए हैं वो टैक्सों को हम नहीं भरेंगे। तो इस तरीके से इस कानून को तोड़कर, नमक कानून को तोड़कर गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू किया। इसके बाद ये आंदोलन देश भर में फैल गया। लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से इस आंदोलन की शुरुआत की। कहीं कहीं आपके शराब को बंद किया गया, महिलाओं ने शराब ठेकों के बाहर आंदोलन किया। कहीं बिहार जैसे जगहों पे चौकीदारी टैक्स नहीं दिया गया, चौकीदारी टैक्स लिया जाता था बिहार में। तो इस तरीके से ये आंदोलन देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों में नमक बनाकर ब्रिटिश कानून तोड़ने का काम किया गया। अब ये आंदोलन चल ही रहा था, उसी समय गोलमेज सम्मेलन भी चल रहा था ब्रिटेन में। अब पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, जिसमें कांग्रेस से कोई नहीं गया। चूंकि ये आंदोलन चल रहा था इसलिए किसी ने भाग नहीं लिया उस सम्मेलन में। तो इरविन ने अब गांधी जी से समझौता करने के लिए हाथ बढ़ाया कि अब गांधी जी से समझौता कर लेते हैं। आंदोलन के दबाव और गोलमेज सम्मेलनों के तैयारी के चलते गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत गांधी ने आंदोलन करना स्थगित कर दिया। कांग्रेस ने दूसरे सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया। अब इसी समझौते में वो सब एक समझौता ये था कि गांधी जी ने कहा कि जो राजनीतिक कैदी हैं उसको ब्रिटिश सरकार छोड़ दे और जो हिंसक यानी कि जो आतंकवादी टाइप के जो हिंसक कैदी हैं, जो मतलब क्रांतिकारी कैदी हैं, उनको ना छोड़े। ऐसा गांधी जी का कहना था कि आप राजनीतिक कैदियों को छोड़ दें। अब उसी में एक विवाद उठा आपके भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का। ये उस समय जेल में थे और इनको फांसी होने वाली थी, पर गांधी जी ने इनके लिए पैरवी नहीं की। इसके पीछे का लॉजिक ये दिया जाता है कि गांधी जी चूंकि अहिंसा की राजनीति कर रहे थे। गांधी जी के हर सत्याग्रह में क्या था? अहिंसा था। और भगत सिंह और राजगुरु और जो तीसरे व्यक्ति थे, ये तीनों मिलके इनके हिसाब से हिंसा किए थे, बम विस्फोट जो भी हिंसा क्या ही किए थे। उन्होंने तो बस एक उनके कानों में आवाज़ पहुंचाई थी अपने बम को विस्फोट करके केंद्रीय असेंबली में, पर अब इनके नज़र में वो हिंसा होगा। अब इस वजह से उनको वो उनकी रिहाई नहीं हुई और 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई तीनों को। ये बहुत ही बड़ा विवाद का विषय था। चूंकि अब ये आंदोलन सफल नहीं हुआ कि जिस गोलमेज सम्मेलन के लिए इन्होंने
इरविन से समझौता किया। उस गोलमेज सम्मेलन में भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे मैकडोनाल्ड, उन्होंने भी इनकी बात नहीं मानी और इस तरीके से ये आंदोलन भी समाप्त हो गया। अब फिर बताया था कि आप विराम संघर्ष गांधी जी का नियम था, यानी कि पहले संघर्ष करेंगे, फिर विराम करेंगे, फिर संघर्ष। तो संघर्ष तो कर लिए सभी ने अवज्ञा आंदोलन का। अब विराम का समय था गांधी जी का, जो कि और विराम में क्या करते थे, रचनात्मक कार्यक्रम करते थे। विराम में वो रचनात्मक कार्यक्रम करते थे। इस तरीके से वो फिर गांव में चले गए, सुबह सुबह उठते थे, लोगों को गीता के उपदेश सुनाते थे, गीता की जो कथाएं थी वो बताते थे, भजन गाते थे और लोगों को सफाई, अस्पृश्यता, इन सब चीज़ों के बारे में बताते थे। इस तरीके से समय बीतता गया। 1935 का अधिनियम आया। फिर राज्यों को उनकी सरकार बनाने के लिए छूट दी गई और देश जो केंद्रीय स्तर पे था उसको द्वैत शासन रखा गया। तो सरकारों ने फिर अलग अलग कांग्रेस ने और अलग अलग पार्टियों ने अब चुनाव लड़ा। 1937 में अपना अपना सरकार बनाया, जिसमें सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने सरकार बनाया। ये सब चला। फिर आपका द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया 1939 में। और चूंकि भारत को ज़बरदस्ती उसमें झोंक दिया गया बिना पूछे ही भारत के नेताओं से, और ये भारत को एक युद्ध ग्रसित क्षेत्र मान लिया गया कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल है। अब इन सब कारणों से कांग्रेस ने फिर से विद्रोह शुरू किया। विद्रोह शुरू हुआ, सत्याग्रह आंदोलन की बात चलने लगी। तो गांधी जी ने बोला कि इस समय सामूहिक आंदोलन नहीं चलेगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह चलेगा। क्या चलेगा? व्यक्तिगत सत्याग्रह चलेगा। तो इसके लिए 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी द्वारा चलाया गया, जिसके पहले सत्याग्रही जो थे वो विनोबा भावे थे। पहले सत्याग्रह कौन थे? विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रह कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे जो थे आपके वो थे आपके तीसरे सत्याग्रही आपके ब्रह्मदत्त जी थे। इस तरीके से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। ये चल ही रहा था कि इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन की बात शुरू हो गई, क्योंकि अब द्वितीय विश्व युद्ध एकदम चरम पे था। जापान भी अपने एकदम रौद्र रूप में था। आपको अगर द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जानते होंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था। वो पश्चिमी देशों को बहुत तेज़ी से पराजित करते हुए, और भारतीय नेताओं को डर था ऐसा कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिटिश के होने के कारण भारत में जापान भारत पे आक्रमण कर दे, और भारत पे आक्रमण करेगा तो भारत में बहुत ज़्यादा क्षति हो जाएगी, फिर हम क्या पता हम जापान के गुलाम ना हो जाएं। इन सब डरों के कारण जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी और इनकी जो सम्मेलन था, इनकी जो पूरी समिति थी, उन्होंने निर्णय लिया कि अब हम भारत छोड़ो मूवमेंट चलाएंगे। भारत छोड़ो मूवमेंट 1942 से शुरू किया गया और 44 तक चला। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुआ। इसके नेता महात्मा गांधी थे और इसका नारा था करो या मरो। गांधी जी अब नारा दे चुके थे, अब ये भी उब चुके थे अहिंसा और इन सब चीज़ों की बातों से। उन्होंने बोला करो या मरो, या तो तुम अपने देश को आज़ाद कराओ, ब्रिटिश अंग्रेज़ों को भगाओ, या फिर मरो। दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। और दूसरा जो नारा था उनका वो था भारत छोड़ो, और इसी के नाम पे इस आंदोलन का नाम पड़ा भारत छोड़ो आंदोलन। यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक बड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन था। क्रिप्स, चूंकि इससे पहले मार्च में क्रिप्स मिशन भी आया था, जिसकी विफलता हुई, द्वितीय विश्व युद्ध का माहौल बना, जो अभी मैं बता रहा था आपको कहानी। गांधी जी को एक और बड़ा आंदोलन शुरू करने का इन्होंने प्रेरणा दे दिया कि अब मतलब कुछ नहीं हो सकता, आंदोलन से ही रास्ता निकलेगा। यह मूल रूप से एक जन आंदोलन था। जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन था, ये मूल रूप से एक जन आंदोलन था, जिसमें छात्रों, मजदूरों, किसानों, हर वर्ग के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। अरुणा, आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता जैसे नेताओं ने भूमिगत रहकर इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। उषा मेहता ने आपके रेडियो जैसी संस्था चलाई, जिसमें वो रेडियो से आंदोलन को जारी रखा। इसमें ये आंदोलन एक तरीके से देखा जाए तो किसी के नेतृत्व में नहीं हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन
भारत छोड़ो आंदोलन एक जन आंदोलन था, जिसमें जनता ने ही अपना नेतृत्व किया, जनता ने ही, क्योंकि इसका नेता इसलिए कोई नहीं था कि जिस दिन 8 अगस्त को ये आंदोलन को प्रस्ताव पारित हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन होगा, और 9 अगस्त को सारे बड़े नेता, महात्मा गांधी से लेके जवाहरलाल नेहरू से लेके जयप्रकाश नारायण, जितने भी बड़े नेता थे, राजेंद्र प्रसाद से लेके, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। सबको गिरफ्तार करके अलग अलग महलों में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस कारण कोई शीर्ष नेता बचा ही नहीं। अब शीर्ष नेता बचा ही नहीं, तो इसका नेतृत्व कौन करेगा? तो नेतृत्व जनता ने किया, और जनता ने मतलब जो विद्रोह किया, तो उस टाइम के जो आपके वायसराय थे, उन्होंने बोला कि ये 1857 की क्रांति से भी बड़ा आंदोलन है। जो ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन है, यह 1857 से भी बड़ा आंदोलन है, और इससे बच पाना ब्रिटिश संस्था के लिए मुश्किल है। अब मतलब हम इससे उभरे। उस समय सोचिए, हेलीकॉप्टर से बंदूक से गोली चलाई जा रही थी, हेलीकॉप्टर से जनता पे आंदोलन, बम चलाए जा रहे थे, फिर भी यह आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसी आंदोलन में 1942 में बलिया सबसे पहले समानांतर सरकार बनाया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। उत्तर प्रदेश का बलिया जिला है, जिसने 20 अगस्त को 19 या 20 अगस्त को 1942 में ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया बलिया, जिसमें सबसे पहला समानांतर सरकार बनाया गया। तो इस तरीके की क्षमता थी हमारे देश में और हमारे देश के जनता में, जिसको गांधी जी ने कहीं ना कहीं एक ऊर्जा भरने का काम किया। उन्होंने एक रास्ता दिखाया। आप ये नहीं कह सकते कि गांधी जी ने देश को आज़ाद दिलाया। मैं ये भी नहीं कह रहा कि गांधी जी नहीं रहते तो देश आज़ाद नहीं होता, गांधी जी ने ही देश को आज़ाद कराया। पर ये भी कह सकते थे कि गांधी जी नहीं रहते तो शायद आज़ादी में थोड़ा डिले हो जाता, आज़ादी में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती थी, ऐसा हो सकता था। पर गांधी जी ने एक दिशा दिखाया भारतीय नौजवानों और जनता को, उनके अंदर वो ऊर्जा भरा, उत्साह दिया, उन्हें वो बताया कि आप ये कर सकते हैं, आप अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ सकते हैं। और जिसके फलस्वरूप भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। और उसके बाद गांधी जी की मृत्यु हो गई। इसके बाद गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को मृत्यु हो गई। अब मृत्यु के पीछे भी एक कहानी है कि गांधी जी अपने नई दिल्ली में उनका बिरला हाउस था, उस परिसर में गए थे प्रार्थना करने के लिए। शाम का समय था, अपने प्रार्थना के लिए गए हुए थे। और उस टाइम एक नाथूराम गोडसे एक व्यक्ति थे, जो कि गांधी जी के कृत्यों से और गांधी जी की जो राजनीति थी, गांधी जी की जो नीति थी, उससे वो प्रसन्न नहीं थे। और अप्रसन्नता को अपने जाहिर करते हुए वे गोली चलाए और गांधी जी की मृत्यु हो गई। गांधी जी की गोली लगने के बाद उनका अंतिम वर्ड था हे राम। उनका अंतिम वर्ड हे राम था। गांधी जी की मृत्यु की तारीख 30 जनवरी को पूरे भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि देश की सेवा में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले लोगों की श्रद्धांजलि दी जा सके। गांधी जी को राष्ट्रपिता का भी दर्जा दिया गया भारत में। और गांधी जी एक बहुत ही महान राजनीतिज्ञ और व्यक्तित्व के रूप में उभरे इस आंदोलन से। इस प्रकार हमने गांधी जी के बारे में देख लिया। 2 अक्टूबर को इनके जन्म के समय गांधी जयंती भी मनाया जाता है। इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म, जो कि आपके भारत के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं,